दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं युवा कवि, कहानीकार, समीक्षक, स्तंभ लेखक यतीश कुमार जी। यतीश कुमार जी नीलांबर कोलकाता से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूंगा, फिर उसके बाद से इनसे और भी बातें करेंगे और भी जानकारियां लेंगे। यतीश कुमार जी जो हैं वो जो अध्यक्ष नीलांबर कोलकाता के आजकल वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ये एक संस्था है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कविताएं लिखते हैं और बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं, क्योंकि एक दो वेब मैगजीन में मैंने इनकी कविताएं पढ़ी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कविताएं इनकी हैं। लेख लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं, लघु कथाएं भी लिखते हैं, समीक्षा लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, और ये विभिन्न पत्रिकाओं में हंस से लेकर के नया ज्ञानोदय, वागर्त इत्यादि में इनकी रचनाएं छपती रही हैं। और कई वेब मैगजीन जैसे समालोचन है, जानकी पुल है, इसमें ये इनके जो आलेख हैं, इनकी कविताएं हैं, इनके जो संस्मरण हैं वो साया होते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर हम लोग बातचीत भी करेंगे इनसे, कि इन्होंने एक नई शैली डेवलप की है। प्रमुख किताबों पर, प्रमुख उपन्यासों पर इन्होंने एक काव्यात्मक समीक्षा की पद्धति डेवलप की है। और मैंने अभी तक काव्यात्मक समीक्षा के बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो मैं जानना भी चाहूंगा और आप लोग भी जानना चाहेंगे इनके बारे में। तो यतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर। आप पहले ये बताइए कि आप बेसिकली आपका जन्म कहाँ हुआ है? नमस्कार सारे पाठक, सारे दर्शक गण को नमस्कार। मैं मुंगेर में जन्मा हूँ, लेकिन लखीसराय बिहार में छोटा सा जगह है, वहाँ मेरी परवरिश हुई है। मैं 10वीं कक्षा तक वहीं था, लखीसराय में। अगर हम उस तरह से कहें तो एक छोटा सा अस्पताल है वहां पे लखीसराय में, किउल नदी है और एक काली पहाड़ी है। तो वो अस्पताल, नदी, पहाड़ी, इन सब का, और जो बिहार के जो परिवेश है बिहार का, जिसमें आपको बचपन में ही आपको अनुभव ज्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, और डायरेक्शन आपको बताया था कि आपका कोई ऑप्शन नहीं है आप आगे जाकर के आपके पास कोई ऑप्शन है, आपको पढ़ना ही है। तो वो सारा कुछ मिक्स होकर के वहां से निकला हूं मैं। मिट्टी की वो जो भी कह लीजिए, रूट से जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं। आपने ये जो कविता, कहानियां वगैरह लिखना शुरू किया, ये कब से शुरू किया आपने लिखना? क्योंकि आप रेलवे में आप अच्छे पद पर भी रहे हैं, तो कविता ये सब रचनाएं करना, लेखन करना कब से शुरू किया? सच पूछिए अरविंद जी, तो 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं तक हम टूट फूट ऐसे ही, जो होता है डायरी वाली चीजें होती हैं, और एक राजेंद्र अवस्थी जी का कालचिंतन मैं पढ़ता रहा था शुरू से ही। साहित्य से मेरा सरोकार शुरुआत में बिल्कुल नहीं था। मैं सच जो आज मैं दिल से बात करना चाह रहा हूँ दर्शकों, पाठकों, दर्शकों सबसे, कि लखीसराय में जहां मैं रहा, वो अस्पताल एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक अस्पताल के अंदर, हम जहाँ थे, मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था, तो माताजी के साथ ही हम रहते थे। तो अस्पताल आप देखिएगा तो वहां पे सारे वाद हैं, जातिवाद है, साम्यवाद है, पॉलिटिक्स है, जिस तरह आप मतलब सब चीज हमने वहां देखा अच्छे से। तो मुझे कहिए तो वो सारी परतें मेरे ऊपर जमा होती गई, और मैं कुछ कुछ लिख रहा था टिडबिट्स में। काल चिंतन का बहुत असर रहा मेरे ऊपर, और मैं कादम्बरी के काल चिंतन पढ़ता था। बाकी कोई चीज पढ़ते हुए मुझे लगता था कि ये मेरी जो मौलिकता है उस पे एक परत छा जाएगी, तो मैं कुछ पढ़ता नहीं था डर से, सच पूछिए तो। और वहां से मैं लखीसराय से पटना साइंस कॉलेज आ गया। 2 साल मैं पटना साइंस कॉलेज में रहा, वहां पढ़ाई की, और वहां से फिर एक SCRA एग्जामिनेशन होता है अरविंद जी।
वो लाख में 10 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, मुझे मौका मिला और हम फिर 4 साल की इंजीनियरिंग जो है वो SCRA जमालपुर में होता है रेलवेज का, वहां हम रहे। वहां पे मैं लिखा, वहां पे जो कॉलेज की मैगजीन्स है उस पे लिखा। तब भी मैंने साहित्य नहीं पढ़ा, सच कबूल कर रहा हूं मैं। और 12th के बाद आप मतलब जो है सीधा SCRA में आ गए, 4 साल लिए और रेलवे डायरेक्टली आपको UPSC रिक्रूट कर लेती है। और आप जब हम रेलवे अधिकारी बन जाते हैं तो हमें लगता है कि हम देश हम ही चला रहे हैं और रेल हम ही से चल रहा है, एक भ्रम पैदा हो जाता है मन के अंदर। तो साहित्य तब भी मेरे का जुड़ाव मुझसे नहीं हो पाया समहाउ, ये मेरी जो भी कहिए लॉस है बहुत बड़ा। लेकिन 2013 में आकर के जो मेरी पुरानी कविताएं खुद लिखते थे और पत्नी के साथ जब वार्तालाप होता था फोन वगैरह पे शादी के पहले, तो वो कविताएं उन्होंने सुरक्षित रखी हुई थी, काफी करीबन 35-40 कविताएं। तो वो कविताओं में उनको लगा, मेरी पत्नी को लगा कि मुझ में सामर्थ्य है। और स्मिता ने मुझे 14-15 में बोला कि नहीं तुम सीरियसली इस पे काम करो, और फिर मैं 14-15 में साहित्य से मूल रूप से जुड़ा। तो इस तरह से आपका लेखन शुरू हुआ? जी जी जी, शुरू हुआ सिर्फ। और सच पूछिए तो शुरू में मति भ्रम भी होता है। आप देखें तो जितने भी लेखक हैं हम में से, सब में शुरुआती मति भ्रम होता है कि हम ही सबसे अच्छे लेखक हैं, हम जो भी लिख रहे हैं वो क्लास है और वो मतलब मास तक तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए। और मतलब आप बिलीव नहीं करिएगा कि जब लिखना शुरू किया 2013 में, तो मैंने 2014 में आलिंद को सीधा फोन लगा दिया कि आलिंद यार मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखता हूँ, मेरा राजकमल में तुम छाप दो। तो और आलिंद कलकत्ता भी आए, मुझसे मिले भी। बट सबसे अच्छी बात थी कि 6 महीने में मुझे समझ में आ गया कि मैं मति भ्रम में हूँ और मेरी कविताएं, मुझे मुझे बहुत काम करना है अपनी कविताओं पे। और सबसे बड़ी आलोचक मेरी पत्नी ही थी मेरे घर में ही। तो मेरी हर कविताओं को उधेड़ना, उसकी गलतियों को बताना उन्होंने शुरू किया। और मुझे कहा कि भाई तुम बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। तो मैं जो है फिर एक पढ़ाई का क्रम शुरू हुआ 2015 में आकर के। और तब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई, साहित्य को पढ़ना कितना जरूरी है। और तब से लगातार मैं पढ़ रहा हूं। अब ये मेरी सांस की तरह है, अब ये ऐसी आता हो गई है मुझे कि उसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। आज का जो मेरा मेंटल स्टेज है। फिर मैं लिखता रहा, फिर मैं पढ़ता और लिखता, पढ़ता जाता हूँ, लिखता कम हूँ। आमतौर पे ये होता है कि जी आदमी पहले पढ़ना शुरू करता है, फिर उसके बाद से लिखना शुरू करता है। आपने पहले लिखना शुरू किया, पढ़ना बाद में आपने शुरू किया, मतलब कविताओं वगैरह के बारे में, जी जी कहानियों के जी बारे जी में, जी जी साहित्य के बारे में, है ना? जी तो मैंने यानी कि सीधे जी सीधे आपने जी जीवन से अनुभव प्राप्त किया और फिर आपने लिखना हाँ शुरू। जी, ये सच है, सच है। और मतलब लखीसराय का बचपन का इम्पैक्ट इतना बड़ा है मेरे ऊपर कि सारी संवेदना वहीं से संतरित होती है मेरे अंदर। तो फिर मैं जैसे आप में लिखना शुरू किया, फिर पत्र पत्रिकाओं में आपने भेजना शुरू किया, तो रिस्पांस आपको मिलने लगा फिर? रिस्पॉन्स कहीं मिले। सबसे पहले मैंने संस्मरण लिखा, नया ज्ञानोदय में लगातार 2 संस्मरण मेरे आए। और मुझे करीबन 70-80 फोन आए अननोन जगह से। तो मुझे लगा कि कुछ सही कर रहा हूं मैं। ये शुरुआती पल था, लेकिन मेहनत की जरूरत थी। तो वो जो फोन आए तो उससे मैं काफी प्रभावित हुआ कि कुछ अच्छा शायद लिख रहा हूं, तो लोगों को पसंद आ रहा है। और उसके बाद जो है रिजेक्शन बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि रिजेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी। मैंने अरुण देव को कविताएं लिखी भेजी थी, तो अरुण देव ने पहले कहा था कि नहीं, कविताओं में अभी काम करना पड़ेगा आपको। और सच में मैंने फिर जो है 1 साल रुक करके काम किया उनके पहले रिजेक्शन के बाद। और दूसरी बार जब समालोचन में मेरी कविताएं छपी, तो उनका फोन आया कि अरे आपने तो अभी तक मेरा सारा कीर्तिमान तोड़ दिया कि सबसे ज्यादा कमेंट्स आपके आए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, लेकिन वो रिजेक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ईमानदारी से। फिर आपके दिमाग में ये अचानक सा ख्याल क्यों आया, जैसे काव्यात्मक समीक्षा? पहले तो संस्मरण आपने लिखा, जैसे बता रहे हैं, संस्मरण लिखा, फिर कविताएं लिखी आपने। जी जी
फिर आप धीरे धीरे लघु कथाओं लघु कथाएं भी लिखने लगे आप। जी जी जी। तो लघु कथाएं भी आपने आपकी प्रकाशित हुई हैं इधर उधर? आहा आहा जिंदगी में आई, कई जगह आई, प्रभात खबर में आई, बहुत जगह आई, लोग कथाएं आई हैं। फिर कविताएं तो अच्छा। चल ही रही थी पैरेलली। वहां फिर क्या ऐसे हुआ अरविंद जी की। जी जी। हाँ हाँ, बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब हम कविताएं लिख रहे थे साथ साथ, जो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2013 में मुक्तिबोध को मैं जानता तक नहीं था। मेरी इतनी अल्प ज्ञान थी मेरी। और ऐसे लोग से परिचय होना, फिर पढ़ना, उनको पढ़ने की ललक ऐसी जाग गई कि पागलपन कहिए उसको। फिर जब हम पढ़े तो हमें लगा कि इस पे लिखना चाहिए समीक्षा। और जब पहली समीक्षा लिखी, वो अनाम दास का पोथा थी, पहली किताब जिस पे मैंने समीक्षा लिखी। और वो कुछ ऐसी भाषा में थी कि सब लोगों ने कहा ये क्या लिख रहे हो, ये तो कविता है, समीक्षा कैसे हो सकती है, काव्य काव्यात्मक। मेरी आलोचना हुई इसको लेकर के काफी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं साथ कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि प्रभात रंजन की किताब पे मैंने लिखा, पालतू बोहेमियन पे। तो वहां पे जब लिखा तो भी मैंने गद्यात्मक ही लिखा, पदात्मक नहीं लिखा मैं, और काव्यात्मक नहीं था वो। तो प्रभात रंजन ने मुझे फिर फोन किया कि नहीं, ये कुछ अलग है, आप इस पे काम करिए। और जितने तीन चार लोगों ने बाकी और भी, बाबरी मस्जिद, अनिल अनहतू की किताब थी, उस पर लिखा था मैंने, काफी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और लेकिन एक गड़बड़ वाली स्थिति थी कि क्या ये पद है कि गद है, क्या है, ये उस समय डिफाइन नहीं हुआ था, सच पूछिए तो। मैं इसका क्रेडिट प्रभात रंजन को देना चाहता हूं कि उनका मुझ पे अटूट विश्वास हो गया। पता नहीं कैसे, मुझे क्या पता नहीं। उन्होंने मुझे फिर लगातार बोला कि आप पढ़ करके मुझे भेजिए, मैं छापूंगा, आप कुछ अलग कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। और तब से मैंने, आप अगर मैं नाम कुछ गिनाना चाहूं दर्शकों के लिए, तो मैंने पहले लिखी, मैंने मांडू नहीं देखा। ये मेरी पहली समीक्षा, बहुत बहुत ही मतलब क्लासिकल किताब थी, और छूने के पहले मैं डर रहा था, सच पूछिए तो। और मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक, इतने बड़े कवि, और उसको आप, मतलब उस पर कविता आप आ गए हैं उतरने, इतने बड़े आदमी आप कैसे हो गए। तो लेकिन जब मैं छापा तो मुझे रचना यादव का फोन आया कि नहीं, ये मैं हंस में छापूंगी सीधा। तो मैं अकबका के रह गया कि ऐसा क्या लिखा मैंने कि जो है हंस में छप जाएगा ये। तो फिर वहां से गतिविधि शुरू। बाबरी मस्जिद जब मैंने अनिल हयातू पे लिखी, तो अनिल भाई ने भी बहुत प्रेज किया मुझे कि नहीं यतीश जी, ये अलग है, इस पर काम करिए। तब तक मुझे ये पता ही नहीं था कि कुछ नई विधा विकसित हो रही है। उसके बाद कसरत, मैला आंचल, पीली छतरी वाली लड़की, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, और मतलब कोयला भई न राख, राजेंद्र राव की कितने पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे मैंने लगातार लिखे। और मुझे सबसे अच्छा लगता है अरविंद जी, आप, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं पाठकों का शुक्रिया अदा इस मंच से करना चाहता हूं, जो मेरी इतनी लंबी कविता, 20-20 कविताओं की समीक्षा को, उसको समीक्षा करके मुझे वापस करते हैं, और एक नहीं 50। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, भगवान मुझसे करा रहा है, मैं सिर्फ मतलब माध्यम हूं ऐसा करने का। और 20-20 कविताएं कौन पढ़ता है किसी की, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है मुझे और लिख रहा है, तो पाठक मेरी प्रेरणा है आज के डेट में। नहीं, ये अद्भुत बात आपने बताई कि ये मतलब आपके मन में अचानक जो काव्यात्मक समीक्षा लिखने की बात आई, ये तो अचानक ही आ गई, और बाद में इस पर आपने काम मेहनत करना शुरू किया, और इसे आपने जी एक मजबूत तरीके से डेवलप कर लिया है। जी, अनायास को सयास की तरफ ले गया मैं, अनायास वो शुरुआत हुई। और अभी लिखता अनायास हूं, लेकिन वो एक सीखना, एक स्वार्थी हूं मैं अरविंद जी, इस समय सीखने के लिए। 2013 के पहले क्या था मुझे पता नहीं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नियति और चेतना जो है ना, दोनों जब गुल मिल जाती है, और नियति आपकी सांकल तब ठकराती है जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है। तो मेरा ऐसा 2 बार हुआ। आपको मैं संस्मरण में ले आ रहा हूं फिर से वापस कि 8वीं क्लास तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं स्कूल नहीं गया हूं। मैं टॉपर था अपने स्कूल का, लेकिन 8वीं क्लास तक मैं नदी में, पोखर में सिंघाड़ा तोड़ता रहा, जल, मतलब जो जितने तरह की ताड़ी पीता रहा, हर वो काम किया जो एक बच्चा करता है, बदमाश बच्चा करता है। और 8वें क्लास में मुझे लगा कि अगर मैं नहीं करूंगा कुछ तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और 8वें क्लास में मैं अंदर से मेरे को जागा, एक जो भी कह लीजिए आप इसको, चेतना जागी,
जो भी हुआ, लेकिन 8वीं क्लास से मैं एक ऐसा सीरियस बच्चा हुआ जो 8वीं क्लास को ट्यूशन पढ़ा रहा था, और वहां से लगातार पटना साइंस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद ये दोबारा जो चेतना मेरी जागी वो 2014 में, जब स्मिता ने बिल्कुल डांटा मुझे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं सीखोगे और तुम ऐसे ही मतलब तुम बंदी करते रहोगे। और नरेश सक्सेना सर को मैं यहाँ पे बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और फोन करके बहुत डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम में इतना सामर्थ्य है, इतना अच्छा लिखते हो, भाग क्यों जाते हो, थोड़ा रोको। और फिर उन्होंने मुझे समझाया आधा घंटा। मैं एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पे उतरा था जब उनका फोन आया था, मुझे अभी भी याद है। मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा था और नरेश जी को मैं बता भी नहीं पा रहा था कि सर मैं एयरपोर्ट में, बड़ी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। तो लेकिन वो फ्लो में थे अपने, वो मुझे समझाते आ रहे थे कि यतीश आप अच्छा कर सकते हो, आप कुछ अलग कर सकते हो, पता नहीं आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो मुझे उस समय खटका कि मेरी वाइफ भी यही कह रही है, नरेश जी भी यही कह रहे हैं, तो मुझे कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद तो प्रभात जी ने मतलब जिद से मुझे करवाया ये। तो अब आपने एक विधा डेवलप कर ली है और आपका नाम चारों तरफ हो रहा है एक नई शैली को लेकर के, अब कैसा महसूस हो जी रहा है? नहीं, अभी मैं छात्र हूँ, अभी मैं सच में छात्र हूँ। और ये जो काव्य शैली अरविंद ये एक्चुअली डेवलप हुई, ये सीखने के लिए हुई। अभी चूंकि मैं बहुत कम पढ़ा हूँ साहित्य, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ सच पूछिए तो साहित्य में भी। ये अच्छी बात है कि जितने भी निगेटिव चीजें हिंदी साहित्य के अंदर है उससे मैं बच के हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ इस जगत के लिए। शायद मैं बेहतर इसलिए भी कर पा रहा हूँ कि मैं वो न्यूट्रल हूँ और मेरे प्री नोशंस मेरे पास नहीं है, दुराभाव प्रभाव ये सब नहीं है मेरे अंदर। मैं हर कवि को वैसे ही मिलता हूं जैसे मैं नए व्यक्ति से मिलता हूं, मैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं या उनकी कविताएं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं। तो काव्य समीक्षा में अभी भी सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि मैं हिंदी साहित्य को और बेहतर से समझ पाऊं और मैं निचोड़ पाऊं उसको। जब मतलब काव्य समीक्षा लिखने के लिए अरविंद जी आपको पूरा पी जाना पड़ता है, आप ऐसे उसको नहीं कविताओं में ढाल सकते, इम्पॉसिबल है। और चूंकि सीखना होता है, एक शब्द मुझे, एक शब्द, कितने शब्द के मीनिंग पता नहीं होते मुझे। आज मैं पढ़ रहा था, मान लीजिए वैधानिक गल्प, आज ही मैंने एक समीक्षा लिखी है चंदन पांडे की। अब बिरला और विरले, अब हम जैसे जो साहित्य से बाहर हैं वो दोनों शब्द एक हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि अरे दोनों एक हैं क्या, या ऐसा अर्थ है क्या। ऐसे बहुत सारा हिंदी में शब्द है जो सुनने में एक है और थोड़े से अलग है, लेकिन अर्थ लगभग एक है। तो अभी भी सीख रहा हूं मैं। अच्छा लगता हम्म। है, पढ़ना अच्छा लगता पढ़ना अच्छा लगता है और उसको पढ़ के, मैंने जो किताब आप पढ़ते हैं उसको पहले समझना और फिर पी जाना आपको बहुत मतलब अच्छा लगता है, उसके बाद से ही आपकी काव्यात्मक जो समीक्षा निकलती है। होगी जी जी आपके अंदर। जी जी जी। अगर हम कितने पाकिस्तान ऐसी किताब है, मैं मतलब कमलेश्वर ने पता नहीं कैसे लिखा होगा और लिखने के लिए कितना पढ़ा होगा, मैं तो उनकी किताब पढ़ के कितना चीज पढ़ लिया। तो कितने पाकिस्तान पे जब मैं लिख रहा था, मुझे 45 दिन लगे उसको लिखने में। उस कविता को मुझे बार बार उसको पढ़ना पड़ता था। और एक्चुअली क्या है कि आप, कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये काव्यात्मक समीक्षा लिखते कैसे हो तुम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। काव्यात्मक समीक्षा क्या, कविता आप जब भी लिख रहे हैं, चाहे वो काव्यात्मक समीक्षा लिखे या समीक्षा से बाहर लिखे, ये स्वतंत्र कविताएं होती हैं। मेरी जो भी समीक्षा है वो लगभग स्वतंत्र कविताएं। पहली समीक्षा कह लीजिए कि कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, उसके बाद से जितनी समीक्षा हुई सब स्वतंत्र समीक्षाएं हैं। तो संवेदना आपकी, आपके अनुभव आपको संवेदना देते हैं। जो स्मृतियों में जो परतों में जमी खुरचन है वो आपको संवेदना देती है। मुझे किताब से संवेदना मिलती है, जो लेखक या कवि जिस भाव से उसको लिखे, मैं उसको खरोचने की कोशिश करता हूँ, उससे खुरचन निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या भाव में डूब के लिखो। मुझे चांद चाहिए में कैसा ग्राफ बनाया वर्षा ने, वर्षा कैसा पात था। और किताबें छोड़ दीजिए, यात्रा वृतांत अरविंद जी, मैंने कृष्णात की जो दो कृति है, इतनी बड़ी कृति है, किन्नर धर्मलोक और स्मृति में बारिश, ये यात्रा वृतांत है, इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन दर्शन है। जो रवि राजेंद्र अवस्थी ने जो मुझे काल चिंतन पढ़ करके घुसाया मेरे माथे में, मैं उनको गुरु मानता हूँ आज भी एकलव्य की तरह, वही मेरे गुरु हैं। और वो शैली ही काव्य समीक्षा है। वो गद्य में लिखते थे, मैं उसको काव्यात्मक में लिखता हूँ। दर्शन उसका प्रमुख स्तंभ रहा है, काल चिंतन का जीवन दर्शन। मुझे अगर रेफरेंसेस याद आ रहा है तो मुझे एक जगह मैंने पढ़ा था उनको, एक पेड़ है, दो कौवा है, एक कौवा खा रहा है, एक कौवा देख रहा है। तो उसमें भाव ऐसा था कि
एक भक्षक है, एक दर्शक है। ऐसी चीजें राजेंद्र अवस्थी को पढ़ करके मेरे दिमाग में घुसी हुई है, जो वो शैली समझ लीजिए कि काव्यात्मक समीक्षा में आ रही है आज के डेट में। मैं खुश हूं कि मैं सीख रहा हूं पढ़ करके। तो अभी रेलवे की नौकरी आपने अभी छोड़ दी है कि अभी रेलवे की नौकरी कर रहे हैं अभी आप? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मुझे मुझे मैं यहाँ डेपुटेशन पे हूँ। मैं जो मैंने जैसे बताया कि SCRA 10 लोग होते हैं पूरे भारत में। तो भारत में एक कंपनी डूब रही थी, तो सरकार ने मुझे वहां से उठा करके यहाँ 5 साल के लिए पटका के भैया जाओ कुछ करो। तो आप अगर दिल से कवि हैं तो सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो स्टाफ भी मेरे जुड़ गए, काया पलट हो गया कंपनी का। तो आज के डेट में यंगेस्ट CMD हूँ कंट्री का, मैं देश का। मतलब ये जो ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड है? जी जी जी, PSU है, गवर्नमेंट की PSU है 100%। और मैं सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे कम उम्र का CMD बनाया भारतवर्ष का। तो मतलब कि लेकिन जड़ तो अभी रेलवे में ही है आपकी? जी जी, मुझे वापस रेलवे में ही जाना है। अभी 3 साल और बचे हैं यहाँ पे और काम करने के लिए। वेरी गुड। तो आपके नाम तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि आपने एक डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। आप जो है अपनी कम उम्र में ही आपने एक ऐसी शैली डेवलप कर ली, और ये यूनिक है मेरे ख्याल से। शायद मैं भी पढ़ता लिखता रहता हूँ, लेकिन मैंने बड़े बड़े साहित्यकारों या बड़े बड़े समीक्षकों को भी इस तरह से लिखते हुए नहीं देखा है। आलोचनाएं पढ़ी हैं, और शायद विदेशों में भी शायद मेरे ख्याल से इसका जिक्र कभी आता नहीं है। मैं देखूंगा जरा। अद्भुत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप कविताएं वगैरह लिखते हैं या रचना कर्म के समय ये नौकरियां बाधा नहीं उत्पन्न करती? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं चेयरमैन ब्रेथवेट बन रहा था। उस समय कंपनी लगभग डूब गई थी, बिकने वाली थी। तो मुझसे मेरे साथियों ने पूछा कि तुम ऐसी डूबती कंपनी में क्यों जा रहे हो, कैसे करोगे, इम्पॉसिबल है, 70 करोड़ का नुकसान है, कैसे काम करोगे। तो मुझे लगता है मन ऐसा चीज है ना कि आप जितना इसको एक्सपैंड करेंगे, इलास्टिक है ये। तो जो काम कंपनी में होता है, जो जमातुल वर्कशॉप के लिए मैंने किया, उसका पूर्णोद्धार हुआ, भगवान ने कराया मेरे हाथ से। तो कविता में भी वैसे ही है। मैं इसको सांस, मैंने बताया आपको, पढ़ना लिखना आज के डेट में मेरे लिए जैसे सांस लेना है, तपस्या है। तो आप इसको अगर प्रायोरिटी देते हैं कि आप सांस, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे आपसे अरविंद जी कि आप सांस लेते क्यों हैं, मतलब आर्बिट बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा ही है। तो मैंने इसको प्रायोरिटी मान लिया। जैसे प्यार है, प्रेम है, वो अब ये मेरे नसों में घुल चुका है। मैं इससे बच नहीं, मर जाऊंगा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा लिखूंगा तो कायदे से। तो जीने के लिए पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये बढ़िया बात आपने कही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी नौकरी में हूँ अभी, तो मैं ये देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सांस लेना जरूरी तो होता है, लेकिन समय निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अलग अलग नौकरियों की अलग अलग बातें भी होती हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आपने कहा कि जब डेडिकेशन है आपका, आपका लगाव है, आपने एकदम जिसको कहते हैं कि अपनी जिंदगी का जिद बना लिया है, तब तो आप मैनेज कर ही लेते होंगे, मुझे लगता है। जिद ही है ये, और कुछ नहीं है, जिद है बस। मेरे एक मित्र हैं, अभी उनका एक कमेंट आया है कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, इन्होंने यात्रा वृत्तांत वगैरह लिखा है, उनकी जीवनी काफी फेमस हुई है। तो वो कह रहे थे कि यतीश जी, आपको भेजना चाहता हूँ, आपका एड्रेस चाहिए, तो आप जब कमेंट का जवाब दीजिएगा तो उनको एड्रेस वगैरह दे दीजिए। जी जी, जरूर दूंगा। नमस्ते जी। उनकी आत्मकथा जो है वो बहुत ही शानदार है, और संस्मरण भी उनके बहुत अच्छे हैं। जी 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 जी, जरूर दूंगा मैं। तो अभी हम लोग जो है वो बातचीत का मतलब आधा हिस्सा खत्म कर चुके हैं। अब आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे। एक्चुअली मेरा मन तो ये था कि एक कोई छोटी सी काव्यात्मक समीक्षा होती तो वो भी मैं सुन लेता, लेकिन आपके पास अगर हो तो आप बताइए। नहीं तो अभी आपने कहा कि मैं 45 दिन में लिखा, तो बट नेचुरल है कि लंबी होगी, तो कोई काव्यात्मक समीक्षा। मैंने कितने पाकिस्तान तो
पढ़ा था, आपने भेजा था मेरे पास, तो मैंने उसे देखा था और तभी मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि यतीश जी तो किसी ना किसी हाल में मुझे बात करनी है। अरे आपका बड़प्पन अरविंद जी, मैं भी नहीं शिष्य हूँ, छात्र हूँ, बिल्कुल और कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग हम भी छात्री हैं, हम कभी गुरु नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बताया ना आपको कि समय की थोड़ी सी जो थी जी चल जी रही जी, थी। तो मैं आपको कुछ टुकड़े सुना सकता हूँ समीक्षा से भी। हाँ समीक्षा हाँ, से सुना सारे कविता सुनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ भी कोई भी उठा के सुना सकता हूँ जो कि किताब का अच्छा नाम बता लगेगा दीजिए, लोग। किताब कितने का नाम बता पाकिस्तान से दीजिए। कितने पाकिस्तान से ही सुनाता हूँ मैं, आपने नाम ठीक लिया ठीक। तो वहीं से लेता हूँ मैं नाम। ठीक है, इसमें शुरुआत में ही पहली कविता है, वही सुनाता हूँ कि समय की उल्टी दिशा में दशकों से भटक रहा है अतीत, और मानव सभ्यता की तहकीकात अभी जारी है। सच की अदालत में फैसला होना बाकी है रकीब, जो अदीब है उसने ही लिखा, अगर आपको याद होगा तो, सच की अदालत में फैसला होना बाकी है अदीब, रूहों से भी गुफ्तगू होनी है, कितने और विस्थापन को अभी रोकना है। सभ्यता बदली है, समय भी बदला है, लेकिन बदलती सभ्यता के साथ जो नहीं बदल सका, वह अब भी इतिहास में लहू लहू बहा रहा है। आने वाली सभ्यता पिछली सदी के रक्त बीज से जन्मती रही है, और इनके बीच खामोशी एक तवील रात है। सबसे बड़ा आकर्षण है खामोशी, और खामोश आकर्षण की दुनिया जिन आंखों से दिखे उन्हें ढूंढता फिर रहा हूं। वाह। आंखों में समय की दूरबीन लगी है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूं अरविंद जी, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा अर्थ में, कि हाँ, आंखों में समय की दूरबीन लगी है, संजय को बचा लेना चाहता हूं। नजरों के बदलते दृश्य ऐसे हैं कि आंखें तो अय्यार हो गई हैं। अबाबील की आंखों में झांका तो उजड़े किले, अंधे गुंबद, अधजली मशाल, सफेद आंखें वक्त को ताकती झांकती दिखी। सिलाबी आंखों में देखा तो पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर सुर्ख छींटे नक्श से दिखे। निस्बत से भी देखता हूं तो दुनिया धुंधली, समय स्तब्ध, प्रेम निशब्द, और मेरा देश धूल दूसरे दिखता है। देखते देखते ताजमहल के आधार में गिर पड़ा, खून से लथपथ पहली ईंट से गुंबद की नक्काशी और आयतों तक की उत्कीर्ण दास्तानें गूंजने लगी। सुर्ख छींटे, खाल के आबले, फोड़ों के अखुए, पीप से भरे पीपे, असंख्य रूंट एकास्वर कराने लगे। तो ये अब ये लंबी है, चलती रहेगी, इसको ज्यादा लंबा नहीं नहीं करता हूँ, नहीं, बोर हो लेकिन जाएंगे। हाँ, मैं तो खैर ये पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये अच्छा हुआ आपने थोड़ा बता दिया। और ऐसे एक्चुअली ये जो शब्द चित्र आपने क्रिएट किए हुए हैं, ये जी समीक्षा के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है ये, और लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा किताब के प्रति भी, और चूंकि आप जी जो लिख रहे हैं उसके प्रति भी। जी और अब आपकी हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं। आपकी कुछ कविताएं, कविताएं तो आप बहुत लंबी लिखते नहीं है शायद, मैंने देखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कविताएं लंबी नहीं होती। तो 5 कविताएं आप सुनाइए, और मैं बैकग्राउंड में जाता हूं, आप सुनाते रहिए। जी ठीक है, शुक्रिया। मैं पहली कविता है मैं सड़क हूँ। वो अभी हाल में मैं मुरादाबाद में था, जब मैं फंस गया था वहां पे 45 दिन के लिए, तो उस समय लिखा था मैंने उन लोगों के लिए जो आज सड़क पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। मैं सड़क हूँ, वो चल रहे हैं संख्याओं के समीकरण तोड़ते हुए, और मैं चुपचाप उनकी धड़कनें सुन रहा हूँ। धड़कनों में इन दिनों धौकनियों का स्वर एक आलाप है, आलाप अब महाप्रलाप है। वो चल रहे हैं तो धरती चांद को लिए एक तरफ झुकती जा रही है। असंख्य पदचापों में कुछ ध्वनियां तांडव सी धमकती है, पर यहीं जन्मते शिशुओं की चाप इन सब में भारी है। उससे भी ज्यादा भारी है उन माताओं की छातियां जो दूध की नदियां लिए दौड़ती भागती जा रही है। वाह। अन्नपूर्णा ढलान पर फिसल रही है, अन्नपूर्णा ढलान पर फिसल रही है, और सड़कों पर पूजा जारी है। सड़कें अवरोह से सड़कें अवरोह से आरोह की तरफ मुखर है। पसीने का काढ़ा तिल्ली में जमा पित्त है।
गाढ़ा रक्त पसीने सा तरल है, करुणा प्यासी है, नीर नदी बहा रही है, बहाव खुद असमंजस में है। कथरी में दबा भविष्य अपनी मुट्ठी भींचता है, कथरी में दबा भविष्य अपनी मुट्ठी भींचता है। आंखों में चिंगारियां नहीं, ललकारती चुनौतियां हैं। और इन्हें देख सूरज और जल रहा है, झंझा और बौखला रही है, वर्षा रह रह कर तड़प उठती है, बिजली बस कौंधे जा रही है। और अंतिम 3 लाइन है, पृथ्वी को पट्टियों सा बांधे देखता हूं, अजन्मे बच्चे ने चलकर अभी अभी नापी है पूरी धरती। वाह। तो जी, अगर हम एक आध और कविताएं कोशिश करता हूँ सुनाने की। एक छोटी सी कविता है, बिल्कुल छोटी सी, उसका शीर्षक है पुआल, जो धान का पुआल कि बूंदों को आवाज उधार लेने की आदत है, बूंदों को आवाज उधार लेने की आदत है, जिससे टकराती है उन्हीं की हो जाती है। बादल का फाहा अक्सर सूरज पर अटका मिलता है, और फिसलते ही किसी की आंख में बारिश होती है। दूर दूर तक फैले बादलों को लकड़ी के इशारे से उड़ाता हूं, झील समंदर गिलहरी बंदर सब भीतर उछल रहे हैं। समय डुगडुगी बजा रहा है और इंद्रियां नाच रही हैं, और इन दृश्यों के बीच खोजता फिरता हूं मैं मकई के भुए सा मुलायम समय, और हाथ में सिर्फ पुआल रह जाता है। अभी ये छोटी सी कविता है, बहुत ही सरल शब्द इसमें यूज किया मैंने। इतना ही सीखता हूं, इतना ही सीखता हूं गणित कि 2 और 2 को 4 ही गिन सकूं। इतना ही सीखता हूं गणित कि 2 और 2 को 4 ही गिन सकूं। और इतनी ही सीखता हूं भौतिकी कि रोटी की जरूरत के साथ हृदय की प्रेम तरंगे और कंपन भी माप सकूं। और इतना ही सीखता हूं भूगोल कि जिंदगी की इस भूल भुलैया में शाम ढलने तलक घर की दिशा याद रह सके। इतनी ही सीखता हूं अंग्रेजी कि देसी अंग्रेजों के बीच स्वाभिमान के साथ अपनी हिंदी भी बचा सकूं। और इतना ही पढ़ता हूं तुझे जिंदगी कि दीवार पर उभरी चूल्हे की कालिख में परतों की उम्र भी पढ़ सकूं। और उकेरता हूं खुद को उतना ही जितना सच बचा है मेरे अंतस में। ये अद्भुत कविता ममता जी अद्भुत को बहुत पसंद आई थी, ममता कालिया जी जी। छोटी अद्भुत कविता। बहुत ये जो कविता अगली बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सारे पति के बिहाफ में पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए। तो इसलिए ये सामयिक कविता है, सबको शायद पसंद आए, और बहुत सरल है। कि इसका शीर्षक है आदतन। दवाई खाना अक्सर भूल जाता हूँ, दवाई खाना अक्सर भूल जाता हूँ, और सोते वक्त चादर ओढ़ना भूल जाता हूँ। टूथपेस्ट का ढक्कन लगाना भी भूल जाता हूँ, और कई बार खुद से भी मैं मिलना भूल जाता हूँ। शेविंग करके शेविंग ब्रश धोना भूल जाता हूँ, बोतल से पीकर ढक्कन लगाना भूल जाता हूँ, और टीवी ऑफ करना तो कभी पावर ऑफ करना भूल जाता हूँ। गाना सुनते वक्त तुम्हारी बातें सुनना भूल जाता हूँ, और तुम्हारी हद में आकर मैं अपनी सीमाएं भूल जाता हूँ। वो सारी तारीखें जो बंधनों वाली हैं, हैप्पी बर्थडे टाइप्स, सच में भूल जाता हूँ। तुम्हारे मेरे दरमियान जो खाली है उसे भी भरना भूल जाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भूलता हूँ क्योंकि तुम्हारा संवारना क्योंकि तुम्हारा संवारना मुझे सबसे प्रिय है। वाह। चौथी कविता पढ़ रहा हूँ चौथी कविता पढ़ रहा हूँ। ये तो कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे सिक्सर मार दिया आपने। इसलिए सारे पतियों के बिहार में पढ़ रहा था। तो बचा लिया आपने, ये हम जी लोगों जी को बचा लिया एक तरह से। ये चौथी कविता पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे पास आऊंगा। ये जब मैं भारत भवन में कविता पाठ कर रहा था तो ये कविता नहीं पढ़ पाया था, तो ममता कालिया जी ने मंच से मुझे कहा था कि ये कविता तुम क्यों नहीं पढ़े। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय कि इतनी बड़ी कवित्री मेरे इस कविता को मेरे फेसबुक में पढ़ करके याद रखी है। तो मुझे लगा कि आज मैं अरविंद जी के फेसबुक वॉल पे ममता जी के लिए ये कविता पढ़ूंगा जरूर, और उसकी भरपाई करूंगा। शीर्षक है तुम्हारे पास आऊंगा। जब टूट कर बिखरूंगा
तुम्हारे पास आऊंगा। जब टूट कर बिखरूंगा तुम्हारे पास आऊंगा। जब सीमाओं के परे बहूंगा तुम्हारे पास आऊंगा। खिड़की के टूटे शीशे में फंसा लम्हा जब फड़फड़ाएगा और हवा का झोंका अंदर से बाहर जाएगा, तब तुम्हारे पास आऊंगा। समंदर पार करने की कोशिश में जब बार बार फिसलूंगा, तब तुम्हारे पास आऊंगा। और पसीने से लथपथ रेतीले प्यास से जब मिलूंगा, तब तुम्हारे पास आऊंगा। बहकते भाव जब जख्म के सीलन बनेंगे और जख्म की गहराइयां रिश्ते आंसुओं से ना भरेंगे, तब तुम्हारे पास आऊंगा। बारहा आऊंगा तुम्हारे पास, ताकि मेरी लाउवाली को प्रेम पाश मिले। सिक्त गालों पे बोसे हजार मिले, दर्द के सीलन तब गर्माहट से घुले। मन के बाबीक में पड़े दर्द को निस्तार मिले और मेरी कविता को विशद भाव मिले। क्या ये बात है, क्या पत्नी के बात लिए ही है। तो जब पत्नी के लिए लिखते हैं तो अंत में बिना बच्ची के लिए कविता पढ़े आपकी कविता संपन्न नहीं हो सकती। तो पांचवी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कहा क्यों आपने कि ये पत्नी के लिए है? पत्नी सुन रही होंगी, देख भी रही होंगी। मेरी पत्नी दरअसल मेरी प्रेमिका रही है, इसलिए ये मर्ज हो गया है। ये मैं पूरे ओपन सेशन में बता दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका रही है, इसलिए ये पत्नी के लिए ही था। हाँ। ये बेटी के लिए हाल में लिखा था, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा गया फेसबुक पे। लगभग 9 लोगों ने इस कविता का पाठ किया और वीडियो बने। तो मुझे आश्चर्य हुआ, इतने सरल और इतनी इस कविता को इतना प्रेम मिला। मैं इसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। इसका शीर्षक है सबसे प्यारी हंसी। ये एक बार बेटी का फोटो दिखा और बस ऐसे हंस रही थी कि ये कविता लिख दिया मैंने। ये बिल्कुल अनायास कविता है कि जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूं, हथेली में हर श्रृंगार भराता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूं, हथेली में हर श्रृंगार भराता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गुमराले बालों से हजारों जुगनुओं का झुंड उड़ जाता है, जिंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगते हैं। जब तुम हंसती हो तो लगता है सैकड़ों दाने कंसार में भुंजा बन साथ साथ फूट रहे हैं। जब तुम हंसती हो तो फुनगियां भी हवा के संग डोलना भूल जाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है, चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। तो ये आपने 5 कविताएं कही थी, तो मैं नहीं, अपने आप को मैं मेरे कविताएं आपकी इतनी अच्छी हैं और अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो आप एक कविता और पढ़िए। चलिए एक कविता पढ़ता हूँ। ये फूल के ऊपर है अरविंद जी। ये थोड़ा सा अच्छा किया आपने, मतलब मुझे अलाउ किया इस कविता को पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फूल पे 4 लाइनें हैं बस। इसका शीर्षक है आज वसंत है। फूल 1। घास और नमक शाश्वत है, घास और नमक शाश्वत हैं, पर सबसे प्रिय है फूल। प्रेम लबालब है और लोग रोज इसे तोड़ते हैं। फूल 2। सुबह शादी और रात श्राद्ध में मेरी तरह वो भी जाते हैं। फूल जो है, सुबह शादी और रात श्राद्ध में मेरी तरह वो भी जाते हैं। मेरे लिए ऐसा करना 2 कमरों में आने जाने जैसा है। फूल 3। इबादत का बाजार गर्म है, इबादत का बाजार गर्म है। फूल अब प्रचार चिन्ह है। एक फूल पोस्टरों पर बेवजह खिलता है, एक फूल पोस्टरों पर बेवजह खिलता है। फूल से मेरा प्रेम भग्न हो रहा है। फूल 4। फूलों की भीड़ में कांटे भी सहजता से मिल रहे हैं और फल के नाम से
आस्तीन के चाकू का काम कर रहे हैं। और अंतिम वाह, अंतिम फूल 5, नजर ऊपर, नजर ऊपर और हाथ जिनके नीचे है, उन्हें और किसी चीज से नहीं, फूल की माला पहनाकर विचारों से मारा जा सकता है। वाह, फूल की माला पहनाकर विचारों से मारा जा सकता है। वाह, क्या बात है। जी जी जी। तो यतीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की मेरे प्रोग्राम की खासियत ये रही कि एक तो मैंने अपने दोस्तों को और अपने सारे देखने वालों को काव्यात्मक समीक्षा के बारे में आपके थ्रू जानकारी दी। जी जी। और दूसरी बात यह है कि आपकी कविताएं बड़ी बेजोड़ हैं और शानदार कविताएं हैं। आप इसे निरंतर अपनी विधा को, मतलब काव्यात्मक समीक्षा की विधा को और कविताओं पर काम करते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया मुझे, और मेरे दोस्तों दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अरविंद जी, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया रूबरू होने का अपने पाठकों से, क्योंकि पाठक से बात नहीं हो पाती है। यहाँ मैं अपने दिल की बात दिल से कर रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक बात सिर्फ कहूंगा अरविंद जी की, बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे इस रास्ते में हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो, और मित्र को मैं शुक्र के नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं किसी का भी, बट उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे रोज सिखाते हैं कि चीजें गलत हैं या सही। मित्र वही है जो साफ साफ आपको कह दे कि साहब ये गलत है, आपने गलत लिखा है, ये जमेगा नहीं। तो एक पत्नी है मेरी आलोचक, और बाकी 3-4 मित्र हैं जो साफ साफ कहते हैं। ऐसे मित्र होना मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात। ये स्मिता जी पत्नी है आपकी? जी जी, मेरी पत्नी। हाँ हाँ, वो भी हैं। उन्होंने आपको लिखा हुआ है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैंने दोनों तरफ से प्रेम का आदान प्रदान तो हो ही गया। आपका प्लेटफॉर्म है अरविंद जी। ठीक, ओके, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। जी जी।